देखो, अगर बात करें ट्रिपल ई के लिए एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, हमें मालूम है कि जो हमारा एफ8 का पेपर है उसका एडवांस पेपर है ऑप्शनल पेपर में। पहला तो सवाल ये आता है कि ट्रिपल ए का जो पेपर है ये हमें ऑप्शनल में चूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, हमारे पास ऑप्शनल में 4 पेपर है, एएफएम है, ट्रिपल ए है, एटीएक्स है, एपीएम। तो हमें ट्रिपल ए चूज करने का क्या बेनिफिट है? तो उसके लिए मैं आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मेरा यही मानना है कि कोई भी ऑप्शनल पेपर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको 4 पॉइंट जरूर बता रहा हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं है कि यही 4 पॉइंट की वजह से ट्रिपल ए ही आपको चूज करना है। अल्टीमेटली आपका जहाँ इंटरेस्ट है ना, वो पेपर आपको करना चाहिए। देखो, इसमें पहला, इसके लिए अपन जो पॉइंट रख सकते हैं ट्रिपल ए के लिए, वो ये कि मार्केट फ्रेंडली। मतलब आपको काफी सारा जॉब ट्रिपल ए का मिलेगा, मतलब ऑडिट का और अकाउंट्स का जॉब सबसे ज्यादा है मार्केट में। फाइनेंस में जाएंगे तो एएफएम का जॉब, फाइनेंस का जॉब भी बहुत है। उसके बाद ऑडिट और अकाउंट्स का जॉब है। अगर आपका फ्यूचर में कभी मन है कि हम ऑडिट करना चाहते हैं, ऑडिट में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो इसका नॉलेज बहुत काम आता है। और ऊपर से ट्रिपल ए अकाउंट से लिंक्ड पेपर है, तो काफी कुछ समझ आता है हमें। इसमें ऐसा कुछ नया पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑडिटिंग इज बेसिकली चेकिंग अकाउंट्स की एप्लीकेशन। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाया है नहीं बनाया, वही ऑडिट है। दूसरा इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ट्रिपल ए को चूज करने का, स्मॉल कोर्स। एक तो कोर्स कम है इसका काफी, बट इसी के साथ साथ एक बात बताऊं, तो इसकी पासिंग परसेंटेज भी कम है। तो सर, इतना कोर्स कम होने के बाद भी पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? तो इसकी पासिंग परसेंटेज कम होने का रीजन ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो, अगर आप एसबीआर पढ़ रहे हो ना, चाहे पेपर पूरा ही थ्योरी हो, पढ़ने में मजा आता है। एसबीआर प्रैक्टिकल पेपर है, आप आईएफआरएस को पढ़ रहे हो, उसको बाद में थ्योरी में लिखना आसान होता है। एएफएम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स करके आता है। बट ट्रिपल ए में मोस्टली थ्योरेटिकल डिस्कशन ही है। मान लो एथिकल इशू का एक एग्जांपल है, सेम जो हमारे डबल ए में एथिकल इश्यूज आते हैं, सेम यहाँ भी एथिकल इशू टेस्ट होते हैं। जो डबल ए में ऑडिट रिस्क, तो सिलेबस जिसको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का सिलेबस से बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे कंटिन्यू होता है। ऑडिट रिस्क का 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि डबल ए में ऑडिट एंड एश्योरेंस में बिजनेस रिस्क नहीं आता, यहाँ पे बिजनेस रिस्क भी आता है। तो ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क सबसे मेन एरिया है आपके ट्रिपल ए पेपर का। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस इसका मेन रीजन होता है। आपको एक हैबिट इसमें बना के रखनी पड़ेगी कि हर यूनिट के क्वेश्चन आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। इसमें वो अप्रोच नहीं चलेगा कि आप लास्ट के एग्जाम के महीने में पूरी किट को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो वो राइटिंग हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी। और दूसरा, आंसर्स पे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप टाइमली आंसर्स लिख के नहीं दोगे कि आप कैसा लिख रहे हो जो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि वेदर वी आर राइटिंग प्रॉपर्ली और नॉट। तीसरा, इसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट ये भी हैं कि अगर आप प्रैक्टिसिंग ऑडिटर बनना चाहते हो यूके में, या कई कंट्रियों में ये रिक्वायरमेंट है कि प्रैक्टिस होने के लिए ट्रिपल ए का पेपर होना चाहिए, आपकी ऑडिट का पेपर आपने निकाला होना चाहिए। आपको प्रैक्टिसिंग राइट नहीं मिलेगी। यूके में तो स्पेसिफिकली ये रूल है, बट यूके में एक कैच यहाँ पे ये है कि यूके ट्रिपल ए में ना 2 वर्जन होते हैं बच्चों। एक आईएनटी वर्जन होता है, एक यूके वर्जन होता है। वो कहते हैं यूके वाला क्रैक होना चाहिए। बट आईएनटी और यूके का डिफरेंस भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। बोथ एसबीआर और ट्रिपल ए वो यूके वर्जन में मांगते हैं, बट बोथ एसबीआर और ट्रिपल ए यूके वर्जन में देने का मतलब है एडिशनल पढ़ाई करना। आपको पूरा इंटरनेशनल वर्जन तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस एक्स्ट्रा सिलेबस और पढ़ना है। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो फॉर आईएनटी वर्जन। बट आप ये मत समझो कि आप यूके में ही प्रैक्टिस करोगे, किसी और कंट्री में प्रैक्टिस करते हो तो उनको इससे मतलब नहीं है। उनको क्या चाहिए कि ट्रिपल ए क्लियर हो जाए। तो इसलिए ट्रिपल ए का आपको कल को फ्यूचर में, मान लो आपको प्रैक्टिस मिल जाता है, कहीं आप फॉरेन में कोई चांस लगता है, कहीं आप जाते हो और वहां पे अपनी प्रैक्टिस सेटअप करना चाहते हैं, तो ये आपको करा हुआ वहां पे काम आ सकता है। एक और फायदा आपको मालूम है, यूके में जैसे इंडिया के अंदर आईसीआई है, यूके में भी अपना खुद का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है। मालूम है उसके बारे में आपको? क्या नाम है उसका? आईसीएईडब्ल्यू, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स। जिस तरह एसीसीए को आप सर्टिफाइड अकाउंटेंट बोलते हो, अगर आप एसीसीए की फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। वी आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर सर्टिफाइड अकाउंटेंट। हालांकि कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहा। पहले डिफरेंस हुआ करता था कि सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के पास थोड़ा लिमिटेड पावर होता था कंपैरेटिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। आज के डेट में मेजरली दोनों सेम एरिया पे ही वर्क करते हैं। बट आप एसीसीए के मेंबर बन जाते हो, और एसीसीए के मेंबर बनने के बाद कल को आप प्लान करते हो कि मैं आईसीईडब्ल्यू का मेंबर भी बन जाऊंगा, क्या मुझे कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएंगी? तो मिल जाएंगी। वो ट्रिपल ए के बेस पे एग्जाम्शन देते हैं। टोटल 15 पेपर है, 15 में से आपको 12 एग्जाम्शन मिल जाती है। उस 12 एग्जाम्शन में वहां का जो एश्योरेंस का पेपर है, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, उसको आपको यहाँ से एग्जाम्शन मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पे ऑडिट करा हुआ। बट देखो, ये सब बातें ना एक कैच के साथ, मैं आपको वन साइड चीजें नहीं बताना चाहता, दूसरी साइड भी सुन लो। कोई एसीसीए मेंबर है तो जनरली आईसीएडब्ल्यू की मेंबरशिप नहीं लेगा। रीजन बीइंग, मैं समझता हूँ ये खर्चा, इतनी मेंबरशिप फी लेते हैं। आईसीएडब्ल्यू की तो मेंबरशिप फी और भी ज्यादा है। भाई आपको ना एसीसीए की मेंबरशिप फी साल की कितनी है? एसीसीए की मेंबरशिप फी अराउंड 30,000 to 35,000 जाती है, सिर्फ मेंबरशिप को रिटेन रखने के लिए। और उसके अलावा मैंने कई सारे इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उन सबकी मेंबरशिप फी देता हूँ। तो अगर आईसीडब्ल्यू भी अगर आप लोग ले लेते हो, तो आपको काम आए ना आए, जब काम आए तक लेने की जरूरत। हाँ, काम आता है कुछ आपको वहां पे, लेकिन स्पेसिफिक यूके में जाके मान लो प्रैक्टिस ही कर रहे हो, वहां पे आईसीडब्ल्यू को रिकॉग्निशन ज्यादा मिला हुआ है यूके के अंदर कोर, और आप करना चाहते हो तो आपको 2 पेपर देके बन जाओगे। इवन एसीसीए जो फुल मेंबरशिप में 5 साल से मेंबरशिप में, उसको तो पेपर भी नहीं देना। उसके लिए पाथवे रूट है, वो सब आप आईसीडब्ल्यू की वेबसाइट खोलोगे, सब लिखा हुआ है, एक एक पेपर से अटैच करके एसीसी से कंबाइन करके सारी बातें उन्होंने लिखी हुई है। तो ये कुछ ट्रिपल ए के लिए पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। बात करें इसके बाद पेपर पैटर्न की, तो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल ए में। Q1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का?
50 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 25 मार्क्स का और अगेन क्वेश्चन 3 25 मार्क्स। अच्छा, आप बता सकते हैं आपका ट्रिपल ए का पेपर कितने मार्क्स का हुआ? 80। सर ये तो 100 मार्क्स बन रहे हैं, तो 80 का क्यों? प्रोफेशनल मार्क्स। जिनके लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं। तो देखो आपको तो फायदा हो गया। अगेन 80 मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है, 20 मार्क्स तो इस 80 मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। सर ये 20 मार्क्स क्या है? तो इनको प्रोफेशनल मार्क्स कहते हैं। 80 मार्क्स को हम बोलते हैं टेक्निकल मार्क्स, जो आपके टेक्निकल नॉलेज, क्वेश्चन एग्जाम सॉल्व करने का, किस तरीके से आपने पेपर सॉल्व किया, कितना कमर्शियल एक्यूमेंट दिखाया, कितना कम्युनिकेशन दिखाया, कितनी प्रोफेशनल फॉर्मेट्स को फॉलो किया, अपना काम को एग्जीक्यूट कितना अच्छे से किया, वो क्वालिटी को देखते हैं। जो पेपर में आपने कितनी क्वालिटी से पेपर को अटेम्प्ट किया, वो 20 मार्क्स है। देखो इन 20 मार्क्स की आप सेपरेटली कितनी भी प्रैक्टिस करो, अल्टीमेटली 80 मार्क्स की प्रैक्टिस करोगे, उसी से ये फेच होंगे। जितना 80 मार्क्स में आपको कंफर्टेबल होगा कि मैं इतना अच्छा आंसर लिख के आया हूँ, उतना आपको 20 मार्क्स में मार्क्स मिलेगा। टेक्निकल ये जो प्रोफेशनल मार्क्स उन्होंने लॉन्च किया है, और ये काफी रिसेंटली आए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। ये बच्चों के लिए एड ऑन वर्क कर रहा है मेरे ख्याल से। कई बच्चे इसको नेगेटिव ले रहे थे, बट नेगेटिव चीज नहीं है, ये तो अच्छी बात है। आंसर आपको एक्स्ट्रा पूछना पड़ के आपको अब 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है आपका, तो आप 3 घंटे 15 मिनट में आपको 80 मार्क्स ही तो लिख के आना है, 20 मार्क्स तो लिख के नहीं आना। बट हाँ, इसके बाद भी पेपर छूट सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। एग्जाम कंडीशन में, एग्जाम एनवायरनमेंट में जरूर 2-3 घंटे पेपर सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। और अगेन पेपर में अनएक्सपेक्टेशन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। आपको अकॉर्डिंगली देखना है कि पहले मैं क्या बनाऊं, शुड आई सॉल्व क्वेश्चन 1 फर्स्ट 2 और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। इफ सम मान लो क्वेश्चन 1 जनरली, मैं आपको चलो एक बात बता रहा हूं, ऑडिट ट्रिपल ए का क्वेश्चन वर्क जनरली ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क से आता है जनरली, और उसमें 2-3 चीजें एथिक्स की होती हैं। बट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जनरली अदर असाइनमेंट से आता है। ऑडिट में हमारे पास अदर असाइनमेंट्स भी होते हैं, नॉन ऑडिट सर्विसेज होती हैं, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट एटसेट्रा, कई सारे अदर असाइनमेंट्स भी यहाँ पे कवर होते हैं। 25 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली अदर असाइनमेंट से आता है। आप अगर क्वेश्चन 1 कोई एक ऐसा क्वेश्चन देखते हो, एक ऐसे एरिया से देखते हो जिसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी है, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 उसी एरिया से आया जिस एरिया से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बेटर है पहले आप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करें। देखो इसके बाद अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी बुक में 18 चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट इन 18 चैप्टर्स में से भी जो आपका चैप्टर 1 है वो रेगुलेशन पे है। किसकी बात करता है? रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की, कि प्रोफेशन को कौन कौन रेगुलेट करता है, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उन सब की बात करता है। इसके बाद बच्चों ये जो आपका आता है ना, ये चैप्टर 2 to 6, ये सारा क्या है? एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू। मैं आपको थीम बताऊंगा, एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। जब भी पढ़ना है ये सारे चैप्टर एक साथ पढ़ते हैं, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6। और खुद अभी भी पढ़ोगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खुद सेल्फ भी पढ़ते हो तो सारा चैप्टर समझ आएगा। कुछ भी बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं है, सेल्फ किया जा सकता है। ऐसा पेपर है ट्रिपल ए का। क्लासेस से तो सिर्फ एक ये बनता है, ये चीज है कि आप लोगों का रूटीन बनेगा कि ठीक है हमें पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट कर दें। होता है कि जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती अपनी, अपन घर पे टाइम खराब करते रहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। पर वरना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। यू विल मोर इफ यू चेक आउट दिस पेपर, दिस कम फ्रॉम एथिकल, मतलब क्वेश्चन आएगा आपका, मान लो 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है यहाँ से। 10 से 15 मार्क्स का मान के चलो, ज्यादा नहीं, 10 to 15 मार्क्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये एरिया अदर असाइनमेंट्स में भी काम आता है। कई बार अदर असाइनमेंट्स का जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें मिक्स होकर भी आता है। अब मैं जरा इन चैप्टर्स को बारी-बारी आपको समझा दूं तो आपको समझ आ जाएगा कितना ये चैप्टर्स में जो चीजें हैं वो मुश्किल नहीं है। पहला ही चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, कौन से क्वेश्चन के लिए चैप्टर पूरे पढ़ने हैं हमें? एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू। एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू का जो भी चैप्टर है उसके लिए ये सारे चैप्टर पढ़े। पहला टॉपिक आता है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या समझते हो मनी लॉन्ड्रिंग से आप? फ्रॉड। अरे पैसों के सोर्स को छुपाना सर। एक एग्जाम का क्वेश्चन था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कंपनी का एक अकाउंटेंट है जो कैश मैनेज करता है। उसके बैंक में मिस्टर फलाना फलाना लेट से XYZ से 50 लाख $3 लाख की एंट्री आई हुई है, $3 लाख की एंट्री आई हुई है। आप ऑडिटर हो, आपने वो $3 लाख की एंट्री देखी, आपने उससे पूछा कि इस $3 लाख की एंट्री का क्या सोर्स है, और वो 3 लाख इन्होंने फॉरेन में फिर कहीं इन्वेस्ट कर दिए। आपको सस्पिशन आएगा नहीं आएगा? आपने डायरेक्टर से पूछा तो डायरेक्टर कह रहा है मुझे नहीं पता, यही बंदा संभालता है, अकाउंटेंट संभालता है, हम तो देखते भी नहीं। क्या ये वीक कंट्रोल नहीं बता रहा? इट इज नॉट शोइंग कि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, काम एक ही बंदा सारा संभाल रहा है, और एंट्री का सोर्स आपको, तो आपको क्या हो गया? शक हो गया। और एक बार मनी लॉन्ड्रिंग की खास बात है, आपको मैंने प्रोविजन साथ पढ़ा दिया, इतना ही मेन प्रोविजन एग्जाम में यही सब मेन बातें लिखनी होती है। एक मनी लॉन्ड्रिंग का मेन प्रोविजन ये कहता है कि आप क्लाइंट को टिप ऑफ नहीं कर सकते, कि उन पे शक है ये बात नहीं बता सकते। बताओ क्यों नहीं बता सकते? अगर मुझे शक है शिवम पे कि शिवम कुछ गड़बड़ कर रहा है, शिवम की कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग, और मुझे शक हो जाता है, सिर्फ सस्पिशन हो जाता है, तो भी आई कैन नॉट टेल शिवम कि हम तुम पे अभी इसका एक्शन लेने वाले हैं या तुम्हें रिपोर्ट करने वाले हैं। ये अलाउड ही नहीं है। अगर ऑडिटर ने ये बता दिया क्लाइंट को, उसके एक्शन से पता लग गया कि आपने मान लो लिखा कि मैं रिजाइन करने वाला हूं, मुझे आप पे शक हो रहा है, हम आपकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं, ऑडिटर भी टिपिंग ऑफ के जुर्म में, क्राइम में पनिश होगा। तो अब एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ स्मॉल ऑफेंस। किडनैपिंग, टेररिज्म, गलत तरीके से आए हुए पैसे को क्या कर रहे हो आप? लेयरिंग करके उसे मार्केट में इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो बहुत हर कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़े सख्त कानून है, क्योंकि डर्टी मनी अगर हमारी इकोनॉमी में प्लेस होने के लिए आसानी से प्लेस हो जाएगी, तो उस इकोनॉमी में टेररिज्म सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, पैसा अननोन, आरबीआई पैसा तो फिर अननोन सोर्सेज से आने लगेगा ना इंडिया के अंदर। तो ये आप लोग एज अ प्रोफेशनल देखो, समझो भी चैप्टर को, रेफरेंस भी समझो कि एज अ प्रोफेशनल आप जब ऑडिट कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म दिखाना है। ऑडिट में कीवर्ड भी मैटर करते हैं। आप कहते हैं प्रोफेशनल मार्क्स कैसे मिलेंगे? कीवर्ड लिखो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म, और प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। देखो
अगर आप इस पेपर में प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो 60 टू 70 मार्क्स लाना भी आसान नहीं है। मतलब बिल्कुल आसान है, कहने का मतलब ये। अगर हाँ, एरिया आपको इसके अंदर सारा प्रैक्टिस करके जाना है ढंग से। थोड़ा-सा सेल्फ करने में वो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। कोशिश यही करो कि अपने आंसर जितने हो, उसको मेरे से फीडबैक लेते रहो। कुछ भी आंसर मान लो हमने ये यूनिट खत्म करी, चैप्टर 2 टू 6 की मैंने यूनिट खत्म कर दी आप लोगों के साथ, तो ज़्यादा क्लास लगनी भी नहीं है इसको खत्म करने में। 3 से 4 क्लास में मैं सारी ये वाली यूनिट खत्म कर दूँगा आपके साथ। इसके 2-3 एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करा दूँगा मैं आपको। भाई 2-3 एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैंने करा दिए। यूनिट खत्म हमने कर ली। उसको एक बार बुक से रीड कर लो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मुझसे मार्क करवा लो, टाइमली। उसके बाद प्रैक्टिस करो। आपको इस एरिया से कुछ आएगा तो एटलीस्ट डील कर लोगे ना। अब आप ये एरिया आज सब कुछ समझ लिया, उठा एग्ज़ाम के दिन में प्रैक्टिस के लिए रहे हो, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा बच्चों। दूसरा देखो, कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। क्या ये चैप्टर हमारे लिए नया है? ये तो पूरा ही चैप्टर कौन-सा है? तो दोबारा रिवाइज़ कर लें। हाँ, बिल्कुल, ये तो सभी ने पढ़ा हुआ होगा। कौन सी 3 चीज़ें होती हैं एक प्रोफेशनल को? प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं। कौन-कौन से प्रिंसिपल थे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, न्यू केयर और कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंस और प्रोडक्शन बिहेवियर। अरे भाई, इंटीग्रिटी का क्या मतलब था? ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, बायस नहीं होना, इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये सब इस लेवल पे थोड़ा इन डेप्थ टेस्ट होता है, बस ये ध्यान रखना। हर चीज़ आपने वैसे तो पहले भी कभी किसी ने अगर ऑडिट पढ़ा है तो हमने रटने वाले तरीके से तो पहले भी नहीं पढ़ा। सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ी हैं, वही आपको ट्रिपल ए में काम आनी है। तीसरा प्रोफेशनल बिहेवियर। अपना बिहेवियर ऐसा नहीं, आप एक प्रोफेशनल हो, बिहेव कैसे करो जो प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड है। अपने प्रोफेशन के लिए डिसरिप्यूट मत लेके आओ, नेग्लिजेंस, बुराई नहीं होनी चाहिए। मार्केट में ये नहीं कहते एसीसी ऐसे होते हैं क्या? प्रोफेशनल ऐसे नहीं होने चाहिए। और फिर आपका क्या है? कॉन्फिडेंशियली बातों को, क्लाइंट की बातों को जब तक क्लाइंट परमिशन ना दे, कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच हो सकती है। पूरा टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर भी हमारे पास। और फिर प्रिंसिपल्स पे बात हो गई, फिर उसके बाद थ्रेट्स, सफीम, थ्रेट। ये कोड ऑफ एथिक्स में तो हम थ्रेट पढ़ते थे, क्या नाम थे थ्रेट के? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट और फेमिनिटी थ्रेट। फिर उनके सेफगार्ड। सर कुछ सेफगार्ड बताओ। तो सेफगार्ड होता है रिमूव फ्रॉम ऑडिट टीम, रोटेशन ऑफ द ऑडिट टीम, एक्सटर्नल पार्टनर रिव्यू। ये सब क्या हो गए? सेफगार्ड। प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटी। अब ये चौथा चैप्टर समझ लो, ये 3 चीजों पे। जो भी क्लाइंट पे लॉ रेगुलेशन हो, नो क्लास, अगर याद हो तो आपने ऑडिट में भी पढ़ा हुआ है, लॉ एंड रेगुलेशंस और फ्रॉड एंड एरर, वो 2 टॉपिक तो पुराने हैं। एक नया टॉपिक आता है इसमें, ऑडिटर लायबिलिटी। हाँ, वो अभी मैं समझाता हूँ क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कितना आपका डबल ए से लिंक होके आता है ये पेपर। और ये चीज आप लोग ऑलरेडी 2-3 ज्यादातर बच्चे 2-3 पेपर अभी प्रोफेशनल लेवल के देख चुके हैं। आप देख चुके हो बेस का कितना रोल है स्किल लेवल पे। एसबीआर जैसा पेपर देखो, 60% तो पुराना एफआर ही है। प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? तो ऑडिटर की ना जिम्मेदारी क्लाइंट की तरफ होती है क्या? ओपिनियन देने की। अगर मैं शिवम एंड कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं तो मेरी शिवम की तरफ ये जिम्मेदारी है, मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है कि मैं इसकी ऑडिट नेग्लिजेंट नहीं, अच्छे से करके दूंगा। कल को अगर इसे लगता है कि मैंने ऑडिट नेग्लिजेंटली करी है तो ये मुझ पे क्या कर सकता है? केस कर सकता है। सॉरी। तो इसको कहते हैं ऑडिटर्स लायबिलिटी। बट ऑडिटर लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्लाइंट नहीं पढ़नी है हमें, वो तो नॉर्मल है। हमें ऑडिटर लायबिलिटी पढ़नी है टुवर्ड टू थर्ड पार्टी। क्या थर्ड पार्टी के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है? तो फिर मैं उसके लिए लायबल क्यों हूं? वो वाली ड्यूटी। ये आपने पहले पढ़ा नहीं, बट ठीक बोला आपने। अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट भी नहीं है तो भी मैं थर्ड पार्टी के लिए लायबल हूं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये टॉपिक आप बैठ के पढ़ोगे ना, आपको कुछ भी नहीं आने लगेगा। इतना ही समरी मैंने जो बताया उसके बेस पे भी इस टॉपिक को खुद पढ़ते हो ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑडिटर लायबिलिटी कहता है कि अगर आपने बैंक ने आप पे भरोसा करके कंपनी को पैसा दिया, आपने ऑडिट करके साइन करके दे दिया, बट बैंक ने उस ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा कर, आपको पता था, ऑडिटर को भी नॉलेज, ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच होना चाहिए। आपने नेग्लिजेंस से उसका ब्रीच कर दिया और बैंक ने आप पे रिलाई करा। हालांकि आपका बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट आप क्या हो? बैंक के लिए लायबल हो। क्या क्या कंडीशन में आप बैंक के लिए लायबल हो जाओगे, वो सारा उस लायबिलिटी। आगे 5वां चैप्टर, फिड्यूशियरी ड्यूटी, ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी ड्यूटी कहते हैं इसको। ट्रस्ट की रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल ना होकर हमारी क्या ड्यूटी है? फिड्यूशियरी ड्यूटी। उन्होंने आप पे क्या किया? ट्रस्ट की। ये ऑडिटर लायबिलिटी मालूम है रियल में कहां पे? ये आपके लॉ के पेपर पे, F4 के पेपर, ऑडिट लायबिलिटी को लेके बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखो, इस बार क्वालिटी मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए हैं। बच्चे क्वालिटी मैनेजमेंट को लाइटली लेके चलते हैं। मैं आपको इसकी थीम समझा देता हूँ। एक तो इसका ISA 220 है, आपका स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, क्वालिटी पे बात करता है। दूसरा ISQC 1 भी आ चुका है इस पे, ISQC 2 भी है इसके ऊपर। तो 3 स्टैंडर्ड है क्वालिटी के ऊपर। क्या मतलब हुआ? एक ऑडिटर ने काम कितना क्वालिटी से किया है, वो सारी पढ़ाई इसमें क्या देखना होता है हमें? क्वालिटी मैनेजमेंट। ये पूरा चैप्टर इस बात को इंश्योर करता है कि ऑडिटर ने जो काम किया वो क्वालिटी से किया या नहीं, उसको कैसे चेक किया जाए, क्या क्या क्वालिटी को क्या क्या चीजें इंश्योर करती है। हाँ, टीम एलोकेशन, टाइम प्रॉपर दिया नहीं दिया, ऑडिट स्ट्रक्चर था, किसने रिव्यू किया, पार्टनर रिव्यू हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीज क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़नी है। तो बहुत मुश्किल नहीं है क्वालिटी मैनेजमेंट का एरिया। ये मान के चलो रिपीटेटिव सा एरिया है। ये तीनों ISQC या IS से आपने समझे तो सेम सा आंसर आता है इसका। फिर बात करते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट। ये जो 6th यूनिट है बच्चों, ये बात करता है कि ACCA एक प्रोफेशनल जब प्रैक्टिस में है तो उसे प्रैक्टिस करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या आप एक गलत एडवर्टीजमेंट कर सकते हो? अच्छा सर, गलत एडवर्टीजमेंट आपका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि आई एम नंबर 1 फर्म, नंबर 1 ऑडिट फर्म, ये कहना सही है? ऐसा क्लेम करना, ऐसे क्लेम करने से आप क्या कह रहे हो कि आप नंबर 1 हो तो बाकी क्या है? आप हमसे ऑडिट करवाइए, आप लो बिलिंग करते हो, फीस बहुत कम कोट कर देते हो। कई बार क्या होता है कि ऑडिटर नए क्लाइंट को लेने के लिए फीस को बहुत कम कोट कर देते हैं। अब आपने इतनी कम फीस कोट कर दी, देखो लो बिलिंग क्राइम नहीं है, कर सकते हैं, बट लो बिलिंग करना मतलब इतना करना क्या क्वालिटी ना दे पाओ, दैट इज शुड नॉट बी प्रैक्टिस मैनेजमेंट।
ये सब प्रैक्टिस, एडवर्टाइजमेंट, टेंडरिंग, नया क्लाइंट ढूंढते वक्त टेंडरिंग कहते हैं उसे। नया क्लाइंट को ढूंढने के लिए जिसना इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यू के क्वेश्चन पूरा टेंडरिंग पे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम पे कि टेंडरिंग करते हो क्या क्या ध्यान दो, नए एक नए क्लाइंट को लाते वक्त क्या क्या बातें, आपको क्लाइंट स्क्रीनिंग क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आता है समझ ये वाला एरिया? देखो इसके बाद चैप्टर 7 ग्रुप। ये ग्रुप की चीजें सारी नहीं है, डबल ए में नहीं कवर थी। ग्रुप के लेवल पे जो भी चीजें हम पढ़ते थे सिंगल लेवल पे पढ़ते थे, यहाँ पे ग्रुप ऑडिट के लेवल पे भी पढ़ेंगे, ग्रुप ऑडिट पढ़ते हैं। चैप्टर 9 एविडेंस, ये जो आपका एरिया है ना चैप्टर 7, 8, 9, ये फोकस किस पे करता है? प्लानिंग पे। देखो ऑडिट की 3 स्टेज होती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन। एथिक्स तो अपॉइंटमेंट के टाइम की बात है, अभी तक का जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो तो अपॉइंटमेंट या एंड की बात होगी, ऑडिट को जब कंप्लीट करो उसके बाद वो तो मिक्स बातें कहीं भी हो सकती है ये वाली बात। बट अगर आप प्लानिंग स्टेज की, ऑडिट प्लानिंग के स्टेज पे बात करो जो, तो ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट आता है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, और चैप्टर 10 और चैप्टर 11 किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीशन। और फाइनली ये सारे चैप्टर किसके हैं? अदर साइड। ये नए नए आइडिया। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस जानते क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस एक नया तरीके का काम है। मान लो शिवम की अपनी प्रैक्टिस यूनिट है और ये किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, सॉरी शिवम नहीं, कोई एक बंदा दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, तो वो शिवम को आके कहता है कि इसकी ड्यू डिलिजेंस करके मुझे बताओ कि कंपनी अच्छी है कि एएफएम में भी तो होगा ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये हुआ, हाँ ओपिनियन, इस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करेंगे, काम ऑडिट का नहीं है, क्या है? नॉन ऑडिट सर्विस है, ये ड्यू डिलिजेंस है। दूसरे क्लाइंट के कहने, देखो अगर टाटा जी कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो टाटा जी को कंपनी एक्वायर करने के लिए उसकी स्टडी करवानी पड़ेगी कि उस कंपनी जो जो क्लेम कर रही है वो सही है कि नहीं, उसके रेवेन्यू जो उसने बताया, देखो वैल्यूएशन तो आपने किसी और से करा ली, बट उसने जो डाटा दिया वो सब सच है कि नहीं, उसके लिए किसको भेजेगा? वो प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में है, वो जाके क्या करेगा? ड्यू डिलिजेंस। ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये स्पेसिफिक फॉरेंसिक ऑडिट होती है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? कैश फ्लो फोरकास्ट। भाई ऑडिट तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की होती है, प्रोस्पेक्टिव का क्या होगा? रिव्यू। बैंक को लोन चाहिए, बैंक ने कहा मुझे अगले 5 साल का अपना बना के दो कि आप क्या क्या कमाओगे, बट वो तो कंपनी बना के देगी, बैंक उसको ट्रस्ट तो नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी सीए का सर्टिफिकेशन चाहिए। वो भी आपको सीखना कैसे करना है। आप समझो आप सिर्फ ऑडिट ही नहीं करते हो, ऑडिट के अलावा एक प्रैक्टिसिंग यूनिट सिर्फ ऑडिट थोड़ी करती है, कंसल्टेंसी भी देती है, कई तरीके के नॉन ऑडिट असाइनमेंट काम भी करती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अदर असाइनमेंट्स। और अदर असाइनमेंट्स पे आप बुक में देखोगे ना, मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन, ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। आज तक जो एग्जाम है आपके ये सारे चैप्टर, आपके उन 7-8 क्वेश्चन को आप 2-3 महीने में बच्चे के 7-8 क्वेश्चन करके नहीं जा सकते। वो 7-8 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे तो अदर असाइनमेंट आपका काफी अच्छे से हो गया, कंप्लीट हो गया खत्म से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8, 9, 10 इनसे। मैटर टू बी कंसीडर्ड, ऑडिट रिस्क, आप अपनी किट भी खोल के देखोगे तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हैं। तो इन्हीं 3 एरिया से जब क्वेश्चन आना है तो क्या ही दिक्कत है? और यही बात मैं आपको डबल ए में भी पढ़ाता हूं, अगर याद हो आपको कि पेपर रिपीटेटिव ही आना है, पुराना ही आना है। हालांकि डबल ए बच्चे बोलते हैं कि सर सबसे टफ पेपर है और ये, बट कई बच्चे आपने देखा है हमारे सेशन में भी कि उन बच्चों ने डबल ए सबसे पहले बिना एफआर के डबल ए दिया है, उसके बाद भी 70+ मार्क्स आए। तो पेपर ऐसा नहीं है कि उसमें नई नई चीजें आती है, रिपीटेटिव चीजें ही आनी है। ऑडिट के पेपर में बहुत कुछ नया आपसे एकदम से नहीं पूछता। जिस बच्चे को नया लग रहा है कि यार ऑडिट, मेरा पेपर ऑडिट का नया आ गया, बिल्कुल डिफरेंट आ गया, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की भी करो, स्पेसिफिकली ऑडिट। इतना कॉमन सेंस आपको नहीं लगाना है उसमें। तो ये बच्चों हमारा ऑडिट का ओरिएंटेशन। कोई मन में डाउट है किसी के? कुछ रिप्लाई को लेके क्लियर है बातें?